नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है जिनपिंग की सत्ता और चुनौतियां। चीन की साम्यवादी व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव 5 साल पहले यानी 2016 से ही शुरू हो गया था। तानाशाही व्यवस्था को अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने काम अपने दूसरे कार्यकाल से के पहले ही शुरू कर दिया था। जिनपिंग 2012 में राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद से ही चीन का दुनिया के साथ टकराव बढ़ने लगा। जिनपिंग के पहले कार्यकाल तक यह टकराव थोड़ा धीमा था, लेकिन दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही यह तेज हो गया। आज भारत सहित चीन का हर पड़ोसी देश उससे परेशान है। राष्ट्रपति जिनपिंग धीरे धीरे चीन की राजनीति में अपने वर्चस्व की कहानी लिख रहे हैं। हाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को कोर लीडर का दर्जा दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव में उन्हें चीन और पार्टी जनों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह महत्वपूर्ण बताया है। खास बात यह है कि चीन में कोर लीडर का दर्जा इससे पहले सिर्फ दो लोगों 1945 में माओ त्से तुंग और 1978 में तेंग स्याओपिंग को दिया गया था। ताइवान, हांगकांग और भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर भी जिनपिंग ने चीन में अपनी छवि मजबूत की है। उन्होंने तीसरे कार्यकाल को लेकर सभी के लिए सामान्य समृद्धि सहित कई पहल की है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल से पहले सब कुछ अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं, ताकि उनका कहीं कोई विरोध न हो। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को लेकर दुनिया के सामने कई गंभीर सवाल हैं, जैसे कि जिनपिंग के अगले कार्यकाल में दुनिया कैसी शक्ल लेगी। न सिर्फ पड़ोसी देशों बल्कि अमेरिका को लेकर चीन किस नीति पर चलेगा। भारत चीन रिश्तों में किस तरह के बदलाव आएंगे। महासागरों में विस्तारवादी नीतियों को लेकर चीन कैसी रणनीति अपनाएगा। क्या संघर्ष और युद्ध के हालात पैदा होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने कई देशों को चिंता में डाल दिया। सत्ता में आते ही जिनपिंग ने दुनिया को यह एहसास कराना शुरू कर दिया था कि दुनिया की बागडोर अब चीन के पास आने वाली है। इसलिए इसकी तैयारी और सोच बन जानी चाहिए। कुछ कदम उठाकर चीन ने इसके सबूत भी दिए। वह जापान के शिंकाकू द्वीप पर कब्जे करने की तैयारी में लग गया। दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों के साथ चीन के जल सीमा विवाद बढ़ने लगे। चीन ने हांगकांग के 50 वर्षों के विलय संधि को मानने से इनकार कर दिया और एक देश दो व्यवस्था की प्रणाली को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी। सबसे अहम तो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए चीन का बढ़ता आक्रामक रुख है, जिसे न केवल क्षेत्रीय शांति बल्कि वैश्विक शांति के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अगर सामरिक दृष्टि से इसे समझा जाए तो चीन के 3 दुश्मन हैं, एक जापान, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका। भारत के साथ चीन का अड़ियल रुख 2017 से ही बना हुआ है। डोकलाम विवाद से लेकर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल हुआ टकराव इसका प्रमाण है। तीसरा देश अमेरिका है, जिसके साथ चीन का व्यापार युद्ध दुनिया के कारोबार पर वर्चस्व को लेकर है। एशिया, मध्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक जिस तेजी से चीन के कदम बढ़े हैं, उससे अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। ताइवान को लेकर अमेरिका भी प्रतिबद्ध है कि हर कीमत पर उसकी राजनीतिक व्यवस्था और स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपने तरीके से हाँकने की कोशिश शुरू कर दी है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का मुद्दा हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे वैश्विक निकायों से जुड़े मुद्दे। चीन मनमाने ढंग से बर्ताव कर रहा है, इसलिए चीन दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और यह सब शी जिनपिंग के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। इसलिए चीन को घेरने की रणनीतियां भी तेजी से बन रही हैं। हालांकि चीन इसे समझ रहा है, पर वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को अब छोड़ने वाला नहीं। जिनपिंग ने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बना देने का संकल्प जो कर लिया है,
अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियों में भी चीन अमेरिका को खुलकर चुनौती दे रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने कुछ देशों को साथ लेकर चीन को घेरने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड नाम का चौगोटा चीन के मसले पर सक्रिय है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य समझौता कर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी तकनीकी मुहैया कराने का रास्ता साफ कर दिया। जाहिर है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की मदद से चीन के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी में लगा है। पर शी जिनपिंग जिस रास्ते पर बढ़ गए हैं उससे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिकी रणनीतियों के जवाब में चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ खेमा बना लिया है। इसमें ईरान भी चीन के साथ है। इससे साफ है कि अब दुनिया फिर से दो अलग अलग ध्रुवों में बट गई है। यह संघर्ष महज दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक धड़ों के बीच भी है। चीन और रूस की राजनीतिक इकाई अधिनायकवाद की है। रूस पुतिन के नेतृत्व में पुनः लोकतंत्र के अधिनायकवादी बन गया है। शी जिनपिंग की तरह पुतिन भी अनिश्चित काल तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह परस्पर विरोधी खेमा हर मुद्दे पर एक बना रहेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि हर देश के अपने राष्ट्रीय हित अलग अलग हैं। जहाँ चीन को उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से खूब लाभ हुआ है, वहीं रूस को बेहद नुकसान झेलना पड़ा है। चीन आज जिस महाशक्ति के रूप में उभरा है, उसके पीछे उदारवादी अर्थव्यवस्था ही है। चीन के रूस, ईरान तथा पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के साथ भी बेहद मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं। वहीं रूस पूरी तरह से अमेरिका जनित विश्व व्यवस्था से पूरी तरह क्षुब्ध है। चीन के भीतर हो रहे बदलाव भारत के लिए एक चुनौती है। चीन नई विश्व व्यवस्था में भारत के कद को बौना कर देना चाहता है। इसलिए भारत ने अमेरिकी दामन थाम लिया है, यह समझते हुए भी कि कई अहम मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच सोच में अंतर है। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए चीन की नीतियां घातक हैं। इसलिए अमेरिका का साथ भारत के लिए अपरिहार्य है। अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपनाई है। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट करने के प्रयासों को रोका है। इससे शांति कायम करने में रुकावट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में शी के सत्ता में आने के बाद से झड़पें बढ़ गई हैं। 2020 की गलवान झड़प बीजिंग की आक्रामक विदेश नीति का परिणाम है। यह झड़प ऐसे समय हुई है जब बीजिंग हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे कि ताइवान और दक्षिण तथा पूर्व चीन सागर में प्रभुता के अपने दावों पर आक्रामक रूप से जोर दे रहा है। धन्यवाद।